जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इनसाइट एकेडमी द्वारा इस लेक्चर सीरीज के तहत आपका जो एंशियंट हिस्ट्री का एमसीक्यू है, जनरल नॉलेज है, उससे संबंधित हम प्रश्नों को लगा रहे हैं। अभी तक एंशियंट हिस्ट्री में हमने आपका जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को लगाया जा चुका है। उनके वीडियोज चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो हम चालू करने वाले हैं वो है आपका मौर्य काल या मौर्य काल के बाद के जो वंश आए हैं उनसे संबंधित प्रश्न। ठीक है, मतलब कि उत्तर मौर्यकालीन वंश, उत्तर मौर्यकालीन वंश, इसको आज हम देखने वाले हैं। वीडियो चालू करने के पहले आपके लिए एक जानकारी कि चैनल में मध्य प्रदेश से का जो जीके है, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान संबंधित जो एमसीक्यू हैं उनकी भी सीरीज चलाई जा रही है। उसके वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं निरंतर, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को कंप्लीट करवाया जा चुका है। उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनसाइट एकेडमी के इस चैनल पर इथिक्स का जो पेपर है, फोर्थ पेपर, उससे संबंधित वीडियोज भी अपलोड किए जा रहे हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। चालू करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मौर्योत्तर काल या फिर गुप्ता पीरियड के जस्ट पहले का काल। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना करी थी। हमसे यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है, पर उस प्रश्न में हमको कई सारी डिटेल दी गई। पहला कि शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी, 185 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरा कि अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो कौन था, बृहदत्त था। ठीक है, दो हमको फैक्ट यहाँ पे पहले दे दिए। और तीसरा फैक्ट हमसे पूछा गया है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था जिसने बृहदत्त की हत्या करी थी। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि पुष्यमित्र शुंग क्या था, आपका उस वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है आपका कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। मतलब कि बृहदत्त जो पुष्यमित्र शुंग था वो बृहदत्त का क्या था, बृहदत्त राजा बृहदत्त का एक अधिकारी था, तो किस पद पर था। ठीक है, तो बृहदत्त जो मौर्य वंश था उसका वो क्या था, मौर्य साम्राज्य का सेनापति था। मौर्य साम्राज्य जिसका राजा बृहदत्त था उसका सेनापति कौन था, पुष्यमित्र शुंग। वही पुष्यमित्र शुंग अपने राजा बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर देगा, कब, 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला है कण्व वंश। ये कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो कण्व वंश का संस्थापक इसको माना जाता है, वासुदेव को माना जाता है। कण्व वंश कब आया था, शुंग वंश के बाद गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अगला है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को क्या कहा जाता है, आंध्र सातवाहन कहते हैं। सातवाहन वंश को क्या कहते हैं, आंध्र सातवाहन वंश। इसका संस्थापक कौन था, तो इस वंश का संस्थापक कौन था, सिमुख था। और इस वंश ने कहाँ शासन किया, आपके दक्कन वाले रीजन में शासन किया था। जिनकी राजधानी क्या होती थी, प्रतिष्ठान। जिनकी राजधानी क्या थी, अच्छे से याद रखना है आपको, प्रतिष्ठान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो मतलब सातवाहन क्या थे, पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम करते थे, किस वंश के अंतर्गत, तो किस वंश के अंतर्गत काम करते थे, मौर्य वंश के अधीन। ठीक है, प्रारंभिक या जो सिमुख के पहले के जितने भी सातवाहन रहे होंगे उन सभी ने मौर्यों के अधीन काम किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो वह महानतम कुषाण नेता जो बौद्ध बना था वो कौन था, आपका कनिष्क। ठीक है, कनिष्क ही होता है जो फिर क्या करेगा, चौथी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाएगा, चौथी बुद्ध संगीति का आयोजन करवाएगा। कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में, पहली शताब्दी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो देखो यहाँ पे चल क्या रहा था, गांधार शैली चल रही थी, मथुरा शैली चल रही थी और अमरावती शैली चल रही थी। गांधार, मथुरा और अमरावती शैली तीनों में ही क्या बन रहा था, बुद्ध की मूर्तियां बन रही थी। हमारा प्रश्न ये है कि जो गांधार शैली है वो किसका मिश्रण था। तो गांधार शैली जो है आपका वो इंडो ग्रीक शैली का मिश्रण था, मतलब भारतीय और यूनानी शैली का क्या था, वो मिश्रण था। ठीक है, अगला आता है प्रश्न आपका कि कनिष्क की राजधानी क्या थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी, पेशावर।
कनिष्क की राजधानी आपको अच्छे से याद रखनी है पेशावर, जिसका पुराना नाम क्या है, पुरुषपुर, जिसका पुराना नाम क्या है, पुरुषपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। अच्छा, वही हमारा अगला प्रश्न आ गया कि पुरुषपुर का आज की तारीख में नया नाम क्या है, तो पेशावर है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो चरक किसके राज चिकित्सक, देखो चरक ने क्या लिखी है, चरक संहिता लिखी है। और चरक संहिता में क्या दिया गया है, पूरा मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी दी गई है, आयुर्वेदिक औषधियों, आयुर्वेदिक उपचार की वहाँ पे जानकारी दी गई है। ठीक है। और चरक किसकी दरबार में होते थे, कनिष्क की दरबार में होते थे। ठीक है। अगला प्रश्न तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था, गांधार कला। गांधार कला का जो पूरा विकास हुआ वो किसके हुआ, तक्षशिला और उसके आसपास के रीजन में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन शासकों द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, किनके द्वारा, इंडो बैक्ट्रियन शासकों द्वारा चलाई गई थी। अगला प्रश्न है कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में था। ऐसा कौन सा संग्रहालय है जिसमें कुषाण वंशीय मूर्तियों का संग्रहण अधिक किया गया था। तो वो कौन है आपका, मथुरा संग्रहालय। अब ऐसा क्यों है, देखो तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि उस काल में मूर्ति निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित थी, गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला। जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई, बहुत ज़्यादा प्रचारित हुई, उनमें क्या है, गांधार और मथुरा है। तो ठीक है, तो यहाँ कहाँ ला के रख दिया गया उनको, मथुरा संग्रहालय में रखा गया। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। देखो सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए वो कौन थे, आपके इंडो बैक्ट्रियन। और सर्वाधिक सोने के सिक्के पहली बार जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो पहली बार जारी किए गए वो किसके द्वारा जारी किए गए, आपके कुषाणों में कनिष्क द्वारा, कुषाणों में कनिष्क द्वारा। ठीक है। अगला है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी होती थी। तो सातवाहनों के समय जो मुद्रा होती थी वो प्रमुखता किसकी बनी होती थी, लेड की। किसकी, लेड, जिसको क्या बोलते हो हिंदी में, सीसा। जिसको हिंदी में क्या बोलते हो, सीसा, इंग्लिश में लेड। उसका सिंबल क्या होता है, पीवी। ठीक है। तो जो आपका वो है सातवाहन सिक्के हैं वो किसके बने होते थे, शीशे के। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था। तो इनमें से कनिष्क के समकालीन में देखो एक, जैसे अभी हमने जस्ट ऊपर देखा आपका कि जो चिकित्सा चार्यों में बात की जाए, चिकित्सा चार्यों में बात की जाए तो आपके कौन थे, चरक जो थे वो क्या थे, कनिष्क के समकालीन थे। पर यहाँ पे अभी क्या दिए हुए हैं, आपके बौद्ध दार्शनिक दिए हुए हैं। तो बौद्ध दार्शनिकों में नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। नागार्जुन जिनने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, अश्वघोष और वासुमित्र, ये सभी क्या थे, आपके कनिष्क के समकालीन थे। अगला है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ करी थी। देखो यहाँ पे जो ब्राह्मणों को उसके दान के रूप में या अनुदान के रूप में भूमि दी जाती थी, उसको एक्सटेंड किया गया किनको, बौद्ध भिक्षुओं तक में। मतलब ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को अनुदान के रूप में भूमि दान दी जाने लगी। तो ये जो व्यवस्था क्या है, किसके टाइम पे चालू हुई थी, सातवाहनों के टाइम पे चालू हुई थी। इसको क्या बोलता जाता है, अच्छे नीवी बोलते थे, है ना, अच्छे नीवी। अगला है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया। यवनिका क्या होता है, जब कोई नाटक वगैरह चल रहा होता है तो एक पर्दा उठता है, फिर बाद में जब नाटक खत्म होता है तो पर्दा क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, यवनिका बोलते हैं। और ये यवनिका की जो परंपरा है यूनानियों द्वारा भारत में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करा। ठीक है। तो ये जो सिल्क रूट होता है ये वही सिल्क रूट है जिसकी बात आज की तारीख में कौन करता है, आपका चीन करता है। ये वही सिल्क रूट है जिसको आज की तारीख में चीन क्या कर रहा है, रिवाइव कर रहा है, उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए वो नए नए रूट और क्या कर रहा है, खोज रहा है। ठीक है। तो ये जो सिल्क रूट है उस पर उस समय किसने नियंत्रण स्थापित किया था, कनिष्क ने नियंत्रण स्थापित किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो देखो सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई वो किसने चलाई थी, इंडो बैक्ट्रियन ने। हमने ऊपर प्रश्न लगाया, फिर एक प्रश्न लगाया हमने कि सबसे ज़्यादा शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, सबसे पहले शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो आपका कौन था, कनिष्क था। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा किसने चलाई, तो उसके सबसे ज़्यादा में भी क्या आ जाएगा, कुषाण शासक ही आ जाएंगे। ठीक है।
अगला है चरक और नागार्जुन किसकी दरबार की शोभा थे। तो जो चरक और नागार्जुन थे वो कनिष्क की दरबार की शोभा थे। जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा, चरक के बारे में हमने अलग प्रश्न लगाया था और आपका नागार्जुन वासुमित्र अश्वघोष के बारे में हमने एक अलग प्रश्न लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि शक संवत कब से चालू हुई थी। 78 ईस्वी में चालू हुई थी। ठीक है, 78 ईस्वी में चालू हुई थी। किसके टाइम पीरियड में चालू हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में चालू हुई थी, कनिष्क के द्वारा चालू की गई थी। इतना तो आपको याद रखना ही है। दूसरा एक पॉइंट क्या याद रखना है कि भारत सरकार का जो ऑफिशियल कैलेंडर है, भारत सरकार का जो आधिकारिक कैलेंडर है वो किस किस पे बेस्ड है? आपके शक संवत पर ही बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? शक संवत पर बेस्ड है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो प्राचीन काल में जो कलिंग का महान शासक था वो कौन था? खारवेला था। कौन था? खारवेला। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे एक छूट गया अपना कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय आज की तारीख में अगर बात करें तो कहाँ है? आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, अगला है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था। तो सातवाहनों का जो आरंभिक शासन चालू हुआ था वो आपके आंध्र क्षेत्र में चालू हुआ था। ठीक है, उसके बाद वो क्या होते जाए थे? पूरे भूभाग में विस्तृत होते चले गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे एक छूट गया था 25वां प्रश्न कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो देखो हमने पढ़ा हुआ है कि आपका जो गांधार कला है, गांधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, ये सब आपके कुषाण वंश के शासनकाल में क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कुषाण वंश के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो इसको आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। तो सीधी सी बात है, जब हम मूर्ति कला की बात कर रहे हैं तो वास्तुकला का क्या हो जाती है? हिस्सा हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इस चीज़ को हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया था वीडियो के प्रारंभ में ही कि सातवाहनों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? आपकी पैठन। सातवाहनों की जो प्रारंभिक राजधानी थी पैठन, जिसको हमने किस नाम से डिस्कस किया था? प्रतिष्ठान के नाम से। ठीक है, अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा अभिलेख है जो खारवेला से संबंधित है? जस्ट हमने अभी डिस्कस किया खारवेला। खारवेला कहाँ का था? आपका उड़ीसा का, या क्या बोलना चाहिए उसको, कलिंग क्षेत्र का क्या था? शासक था। अब इनमें से कौन सा अभिलेख उससे संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है किस सातवाहन नरेश ने गया सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना करी थी। प्रश्न क्या है हमारा कि गया सप्तशती नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो गया सप्तशती नामक ग्रंथ सातवाहन राजा हाल द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अच्छे से याद रखना है आपको, हाल। ठीक है, अगला है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत भाषा। क्या थी? प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित राजवंशों में विचार करने में पहला राजवंश क्या है? सातवाहन, दूसरा गुप्त, तीसरा शुंग, चौथा चोल। प्रश्न है हमारा कि सही कालक्रम में जमाइए इनको। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या होगा? तो देखो चोल क्या था? चेरा, चोला और पंड्या ये क्या है? संगम वंश के हिस्सा हैं। और संगम वंश तीनों, संगम के तीनों वंश क्या हैं? बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जमा देंगे? आपका चोल जमा देंगे। फिर हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका? शुंग है। तो शुंग किसके बाद आए थे? मौर्यों के बाद आए थे। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त की हत्या करके शासन पर बैठे 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो सबसे पहले चोल आए, फिर कौन हो गए? शुंग हो गए। फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया है सातवाहन और गुप्त। तो देखो ये आपको अच्छे से पता है कि सातवाहन कब थे? आपके पहली शताब्दी के आसपास के उसमें मिलेंगे, जबकि गुप्ता क्या थे? 300-400 शताब्दी उसमें मिलेंगे। ठीक है, ईस्वी में मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, सातवाहन क्या हो गए? पहले हो गए। तो यहाँ पे चोल, शुंग, सातवाहन, गुप्त, मतलब 4 3 1 और 2। ये 4 3 1 2 कहाँ है? ये रहा आपका। तो सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर कई सारे आक्रमण हुए लगातार, पर इन आक्रमण जो सबसे पहला आक्रमण किया वो किसने किया था? बैक्ट्रियंस ने या ग्रीक्स ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका सूची 1 और सूची 2 को समेकित करना।
तो सूची 1 और सूची 2 में क्या समेकित करना हमको देख लेना पहले कि एक तरफ आपका क्या दिया हुआ है शासक, दूसरी तरफ उसकी उपाधि दी हुई है। तो जैसे आपका आता है अशोक, तो अशोक को हमने पहले पढ़ा हुआ है पिछले उसमें वीडियो में कि जो तुमैन अभिलेख था उसमें अशोक को क्या कहा गया है, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। क्या कहा गया है, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। तो ए का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर है कनिष्क, यहाँ पे कनिष्क के बारे में क्या कहा जाता था, उसको देवपुत्र के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। फिर है आपका अगला खारवेल। जो खारवेल है वो कहाँ का राजा था, कलिंग का राजा था, इसलिए खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो था उसको महेंद्रादित्य कहते थे। क्या कहते थे, महेंद्रदित्य। ठीक है, महेंद्रादित्य। तो इसके हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था। अभी जस्ट हमने एक पीछे एक और संवत लगाया था, वो था आपका शक संवत, कनिष्क द्वारा 78 एडी में चालू किया गया था। यहाँ पे अब प्रश्न बदल गया है। प्रश्न ये है कि विक्रम संवत कब चालू किया गया था। तो विक्रम संवत जो है आपका वो 58 ईसा पूर्व में चालू किया गया था, 58 बीसी में चालू किया गया था। इसको अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका संवतों को मैच करने के लिए। ठीक है, कि एक यहाँ पे संवत्सर दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ, किस समय उसको प्रारंभ किया गया था, गणना कब से होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ आपका विक्रम संवत। तो जो विक्रम संवत है वो आपका जस्ट हमने ऊपर देखा 58 ईसा पूर्व में क्या हुई थी, चालू हुई थी। ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पे शक संवत। शक संवत भी हमने जस्ट पीछे एक प्रश्न लगाया था कि 78 ईस्वी में ये चालू हुई थी। ठीक है। तीसरा है आपका यहाँ पे गुप्त संवत्सर। गुप्त संवत्सर, तो गुप्त संवत्सर में ये आपको अच्छे से पता है कि जो गुप्त वंश का शासनकाल किस टाइम पीरियड में था, चौथी और पाँचवीं शताब्दी में था। तो यहाँ पे चौथी और पाँचवीं शताब्दी में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आपका 320 ईस्वी में। तो गुप्त संवत्सर कब हो गया आपका, 320 ईस्वी का हो गया। और आखिरी आपका कली संवत्सर। तो कली संवत्सर कब से चालू हुआ था, ये 3102 ईसा पूर्व में चालू हुआ था। तो इसके हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा हुआ था। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राज्य हुआ था वो था सातवाहन। वो क्या था आपका, सातवाहन। ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा आपके कुषाण काल में बनना चालू थी। इस इतना अच्छे से याद रखिएगा, बुद्ध की प्रतिमाओं के निर्माण का कार्य कुषाण काल से ही चालू हुआ था, कनिष्क के शासन काल से ही चालू हुआ था। और उस दौरान फिर क्या हुआ आपका, गांधार, मथुरा और अमरावती कला का विकास हुआ था, शैली का। फिर है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया था। तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने भारत पर शासन किया था। देखो तो ये क्या है, पूरा एक सीक्वेंस है। कैसे सीक्वेंस है कि भाई पहले कौन आता है आपका, एक तरीके से देखा जाए मौर्यों के पहले क्या चल रहा था, नंद वंश चल रहा था। मौर्यों के पहले क्या चल रहा था आपका, नंद वंश चल रहा था। नंद वंश के बाद क्या आते हैं, मौर्य आते हैं। मौर्य के बाद क्या आता है आपका, शुंग आते हैं। शुंग के बाद आपके क्या आते हैं, कण्व वंश आता है। ठीक है। फिर है आपका कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो इसमें से चीनी जनरल पेन चाओ ने क्या किया था, कनिष्क को युद्ध में पराजित किया था। किसने, पेन चाओ ने। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने। तो सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी करने वाला शासक कौन थे, कुषाण थे। कौन थे, कुषाण। अगला है आपका असर्सन रीजनिंग का प्रश्न। असर्सन में कथन दिया हुआ है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर को होकर व्यापार करते थे। जो कुषाण थे वो रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच से होकर क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। ठीक है। जबकि कथन दिया जा रहा है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। वो रेड सी और पर्शियन गल्फ से इसलिए व्यापार कर रहे थे क्योंकि उनकी सेना क्या थी, सुसंगठित थी। तो यहाँ पे देख, अगर हम देखें तो पहला जो स्टेटमेंट वो हमारा बिल्कुल सही है कि हाँ वो रेड सी और पर्शियन गल्फ से होकर के व्यापार कर रहे थे। पर दूसरा जो वो है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि उनके पास सुसंगठित नौसेना थी ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। तो भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का जो मिश्रण है उसको क्या बोलते हैं, गांधार बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं आपके,
मथुरा बोलते हैं। ठीक है, तो गांधार और मथुरा दोनों क्या था, इंडो ग्रीक शैली का मिश्रण था। अगला है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार करने के लिए उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में काम किया था। तो कनिष्क क्या था, महायान। देखो अब यहाँ पे अगर डाउट उठता है वैसे का भी आपको कि कनिष्क हीनयान का था कि महायान का, तो सिंपल सा है कि भाई सीधी सी बात है, मूर्ति निर्माण का जो काम है वो किसके टाइम पे चालू हुआ, कनिष्क के टाइम पे चालू हुआ था। तो सीधी सी बात है, और मूर्ति पूजा जहाँ की जाती है उसको क्या बोलते हैं, महायान बोलते हैं। और जहाँ भगवान बुद्ध के मूलभूत दर्शन पर टिक के रह के काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हीनयान बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो एक तरीके से महायान। ठीक है, अगला है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है। तो कनिष्क के शासनकाल में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि उसने क्या किया था, चौथी बुद्ध काउंसिल का आयोजन करवाया था पहली शताब्दी में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसके समकालीन थे। तो जो महर्षि पतंजलि थे, आचार्य पतंजलि थे, वो पुष्यमित्र शुंग की दरबार में थे। उनने पुष्यमित्र शुंग के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन भी करवाया था। ठीक है, अगला है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। तो विशुद्ध संस्कृत भाषा की बात की जा रही है। संस्कृत भाषा में जो पहला अभिलेख जारी किया गया था वो शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था, शक राजा रुद्रदमन। और इस अभिलेख का नाम क्या है आपके, जूनागढ़ अभिलेख। क्या नाम है, जूनागढ़ अभिलेख। इसी को क्या बोलते हैं, गिरनार अभिलेख। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न कि किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस गोंडोफिरनस के शासनकाल में भारत में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो कडफिसेस टू ने, कडफिस कुषाण किंग कडफिसेस टू ने सर्वप्रथम क्या किया था, सोने के सिक्के जारी किए थे। और सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे, कनिष्क ने। अगला प्रश्न है आपका, किस वंश के शासकों ने छत्तर प्रणाली का प्रयोग किया था। तो जो छत्तर प्रणाली की शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, शकों द्वारा, कि एक प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करना, शासन करना। अगला प्रश्न है आपका कि त्रातार या मुक्तिदाता। ठीक है, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी। तो मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों द्वारा धारण की गई, शक वंश के शासकों द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, अगला है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है। तो यहाँ पे यूनानी, शक और कुषाण। ठीक है, सबसे पहले यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। यही एक सही कालक्रम है आक्रमण को लेकर के। ठीक है, अगला है, मिलिट्री गवर्नरशिप मतलब सैन्य शासन। भारत में प्रथम बार सैन्य शासन कब व्यवहार में लाया गया, किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया, तो ग्रीकों द्वारा। मिलिट्री शासन की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम किसने करी थी, ग्रीक्स ने। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में, ईसा पूर्व की बात की जा रही है, वो भी किसमें, दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन था। तो उत्तरी उसमें स्थापित, अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य क्या था आपका, बैक्ट्रिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चार धातुओं सोना चांदी तांबा सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो इन चारों धातुओं से जो सिक्का बनता है उसको क्या बोलते हैं, कासार्पण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कासार्पण बोला जाता है। अगला है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। तो रोम के साथ तमिलों और चेरों का व्यापार क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। किनका, तमिल और चेरा का व्यापार प्रारंभ हुआ था सबसे पहले किनके साथ, रोम के साथ। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है। मौर्योत्तर कालीन बात की जा रही है। ठीक है, मतलब मौर्यों के बाद जो बंदरगाह थे उनमें प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य की बात की जा रही साथ ही साथ। ठीक है, तो जो यहाँ पे बारबैरिकम दिया है, अरिकामेडु दिया हुआ है और बेरीगाजा दिया हुआ है जिसको भड़ौच बोलते हैं, ये तीनों सही हैं। जबकि कोचीन बंदरगाह जैसी संकल्पना उस समय कभी भी नहीं होती थी। कोचीन बंदरगाह एक आधुनिक संकल्पना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी में पोडुके नाम से
संबोधित किया गया है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी क्या है? एक ऐतिहासिक पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक है, जिसका असली ऑथर कौन है ये आज तक नहीं पता चला है। उसमें पोडुके नामक जगह जो चीज़ लिखी गई है उसका संबंध किससे है? स्थान का अरिका मेरु से है। किससे है? अरिका मेरु से। अगला है कि मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना करी थी? तो मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना करने वाला जो शासक था वो कौन था? आपका डेमेट्रियस। अच्छे से याद रखना है आपको, हिंद यूनानी राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? डेमेट्रियस। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? मतलब इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो अपने जीवन के उत्तरार्ध में, अपने जीवन का उत्तरार्ध मतलब क्या होता है? जब जीवन का अंतिम समय चल रहा हो, ठीक है, अपने उत्तरार्ध में क्या हुआ था? अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंप करके बौद्ध भिक्षु बन गया था। तो कौन था? मिनांडर था। ये कौन था? मिनांडर था। ये वही मिनांडर है जिसका क्या होता है? नागसेन के साथ क्या होता है? वार्तालाप होता है। ये नागसेन से कुछ प्रश्न पूछता है, उन सभी प्रश्नों का संकलन करके कहाँ रख दिया जाता है? आपके मिलिंद पान्हों में। किसमें? मिलिंद पान्हों में। ठीक है। अगला है कुषाणों का संबंध किस चीज़ से था? तो कुषाणों का संबंध चीन की यूची जनजाति से था। किससे? चीन की यूची जनजाति से उनका संबंध होता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो कनिष्क को बौद्ध बनाने के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी व्यक्ति है वो कौन था? अश्वघोष। कनिष्क के दरबार में 3 जो बौद्ध बड़े दार्शनिक थे उनमें क्या थे? आपके नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वासुमित्र थे। ये प्रश्न हमने पहले लगाया हुआ है। ठीक है। अगला है सुमेकन के लिए सुमेकित कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 सूची 2, सूची 1 में इंडो ग्रीक शक पार्थो दिए हुए हैं, जबकि सूची 2 में हिंद यवन सिथियन और पहलव दिए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडो ग्रीक है वो क्या कहलाते हैं? आपके हिंद यवन कहलाते हैं, शक को सिथियन कहा जाता है और पार्थो को पहलव कहा जाता है। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है? आपका कुछ जो यूनानी नाम है उनको हिंदी नामों के रूप में दिया गया है। ठीक है, उसी को हमको मैच करना था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला आता है प्रश्न आपका सुमेकन के लिए, सुमेकित करने के लिए, कि यहाँ पे राज्य दिया हुआ है, उसकी राजधानी दी हुई है। राज्य में शुंग वंश दिया हुआ है, शुंग राज्य दिया हुआ है। शुंग राज्य की राजधानी क्या होती थी? विदिशा होती थी। जो पुष्यमित्र शुंग है, जो अग्निमित्र है, इन सब की राजधानी क्या होती थी? विदिशा होती थी। ठीक है। अगला है आपका यहाँ पे चेदी वंश। चेदी वंश की राजधानी जो यहाँ पे आपके पाई जाती है वो क्या थी? कलिंग होती थी। ठीक है। इसके अलावा सातवाहन, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी, हम लगा चुके हैं प्रश्न। और कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, ये भी प्रश्न हम लगा चुके हैं। इसके हिसाब से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य के अनुसार, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण करी थी? तो रोमन, जैसे रोमन साम्राज्य जो था वहाँ के राजा जो होते थे वो सीजर की उपाधि धारण करते थे, सीजर की उपाधि धारण करते थे। तो यहाँ पे उस परंपरा को किसने अपनाया था? कुषाणों ने अपनाया था। ठीक है, कुषाणों ने अपनाया था। अगला है निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो इनमें से जैसे भरहुत का स्तूप है, सांची स्तूप की वेदिका है और तोरण द्वार है और भाजा स्तूप है, इन सभी का निर्माण किसके टाइम पीरियड में हुआ था? शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था। अगला है सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना करी थी? तो गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक प्राकृत ग्रंथ की रचना करी थी। किसकी? बृहत कथा नामक प्राकृत ग्रंथ की रचना करी थी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन क्या है? सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ऐसा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। दूसरा कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों के संरक्षण देते थे। तो पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को स्पेशल कोई संरक्षण प्रदान नहीं करते थे। ठीक है। इसके अलावा क्या है? बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ये बात बिल्कुल सही है कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। शशांक कौन था? हर्ष का रिश्तेदार था। ठीक है, हर्षवर्धन का।
तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, हमसे पूछा क्या गया है कि इन कथनों में विचार करने के बाद करना क्या है, आपको सही कथन बताने हैं। तो हमने पहले डिस्कस ही कर लिया कि सातवाहनों ने बौद्धों पर कोई अत्याचार नहीं किया और पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को कोई संरक्षण भी नहीं दिया था। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा आपका, क्या है, केवल 3, कि भाई बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काटा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख जो मिलेगा आपका वो क्या है, महाक्षत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन जो कि शक शासक हुआ है, उसका जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का वर्णन मिलेगा। फिर है प्राचीन भारत में निम्न में से किसी एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो प्राचीन भारत में नियमित रूप से सिक्के कुषाणों द्वारा चलाए गए। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, कुषाणों ने ही चलाए। ठीक है, अगला है कलिंग नरेश खारवेला किस वंश का था। तो कलिंग नरेश खारवेला चेदी वंश का था, जिसकी राजधानी क्या थी, कलिंग थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। श्रेणी के बारे में हमसे कथन पूछ रहे हैं वो, तो श्रेणी के बारे में अगर हम कथनों में चर्चा करें तो पहला है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका क्या होता था, प्रमुख होता था। ठीक है, तो राजा, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो पंजीकृत तो होते थे पर राजा उनका प्रमुख नहीं होता था। ठीक है, दूसरा है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने की नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, तो ये भी सही है। तो जबकि पहला गलत है तो इस हिसाब से दूसरा और तीसरा क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और इसके कारण क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्या था पूरा आपका दोस्तों, मौर्योत्तरकालीन वंश थे जिसमें हमने आपके लगभग 70 प्रश्नों को लगाया। इसके तहत हमने सातवाहन वंश क्या है, शक वंश क्या है, ठीक है, शुंग वंश क्या है, इनसे संबंधित कई सारे प्रश्नों को हमने आज यहाँ पर कवर किया। तो अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।